नमस्कार, मैं हूँ शशि शंकर विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं मैटर टुडे लाइव। मैटर टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो स्पॉन्सर्स आए हुए हैं, स्पोक्स पर्सन आए हुए हैं, वो है मिस्टर कल्याण जी, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं और मंडल अध्यक्ष हैं जयपुर से। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैटर टुडे लाइव में। थैंक यू सर, धन्यवाद दूसरे सर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रजेश जी, ये एडवोकेट हैं और एक सोशल वर्कर भी हैं। तो बेसिकली इनको हम सोशल वर्कर की तरह जोड़ते हैं और एडवोकेट की तरह इनको देखते हैं, क्योंकि इनकी जो नॉलेज है सत्ताओं के ऊपर, जो सत्ताधारी लोग हैं, बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं ये। एडवोकेट ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। अब ये देखिए, सिक्स फेज चल रहा है लोकसभा इलेक्शन का और ये छठा चरण है। एक चरण केवल और बाकी है जो कि 1 तारीख को होगा। इस समय कई राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं वो 58 कैंडिडेट्स हैं जो ये चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक की जो न्यूज आ रही है वो है 53-54%, यानी परसेंटेज के ऊपर अगर आप जाएं तो परसेंटेज कोई बढ़ नहीं रही है, परसेंटेज वहां की वही है। अब देखना यह है कि शाम तक 6 बजे तक क्या परसेंटेज या 7 बजे तक क्या परसेंटेज आती है, जब तक ये इलेक्शन एंड नहीं होता है। तो सीधा सवाल मेरा कल्याण जी से है। कल्याण जी, अभी तक जो मेन मुद्दा है वो है दिल्ली का। दिल्ली में 7 सीटों पे क्या हालचाल है ये आप बता सकते हैं? इस समय एट प्रेजेंट क्या रेवेन्यू है दिल्ली का? कल्याण जी नमस्कार। देखिए, अभी तक अपन 5 फेज देख चुके हैं, ये छठा चरण है और इसके बाद में एक चरण और होगा। अभी जैसा कि आपने बताया 58 लोकसभा सीटों पर ये इलेक्शन हो रहा है और ये छठा चरण है, जिसमें दिल्ली की 7 सीटें हैं जो बहुत हॉट सीटें हैं दिल्ली की। हरियाणा की 10 सीट है, झारखंड की 4 है, बिहार की 8 है, उड़ीसा की 6 सीट है, यूपी की 14 सीट है और पश्चिम बंगाल उसकी 8 सीट है, 1 सीट है जम्मू एंड कश्मीर की। तो इस तरह से करके ये 58 सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं और ये इलेक्शन बीजेपी के लिए और विपक्ष के लिए, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार इनमें से 90% सीटें जो है बीजेपी के पास में थी और अभी बीजेपी का ये प्रेस्टीज पॉइंट है या एक कह लो कि यही फैक्ट डिसाइड करेगा कि बीजेपी के लिए आगे क्या पोजीशन होने वाली है। जैसा है कि दिल्ली में जो है पिछली 7 में से 7 सीटें बीजेपी के पास में थी, अभी वहां पर रेशो घट गया है और वहां पर इनकी सीटें कम आने की संभावना है। और कम क्या, मैं तो एक कहूँ कि जिस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट है वो 5-2 की चल रही है। ये 5 इंडिया की है और 2 एमडी की है। इसके साथ साथ में हरियाणा की 10 सीटें हैं और 10 सीटें इस बार बीजेपी के हाथ में फिसल रही है। तो ये जो पोजीशन है ऑलमोस्ट झारखंड में 4 में और इवन ये कि योगी जी के राज यूपी में भी इस तरह की पोजीशन है कि यूपी में 14 सीटें जो है वो उनके इलेक्शन आज हो रहा है और उन इलेक्शन 14 सीटों पर से भी 2-3 सीट जो है योगी जी के हाथ से या बीजेपी के हाथ से खिसक रही है। तो जो इनको 400 पार का नारा था वो ये भूल गए हैं। 400 पार खत्म हो गया और ये पहला इलेक्शन होगा जिसमें यह है कि कोई खास मुद्दा नहीं रहा किसी चीज को लेकर कि भाई एक खास मुद्दा जो पूरे इलेक्शन में एक ही मुद्दा चला हो। हर फेज में या हर चरण में इन्होंने जो है मुद्दे बदले हैं। पहले 400 पार का मुद्दा चला, जैसे ही पहले चरण का इलेक्शन हुआ, मतदान हुआ, वो मुद्दा गायब हो गया और इनको आभास हो गया कि भाई इलेक्शन में हम 400 पार नहीं जा रहे हैं। फिर दूसरे चरण में इन्होंने हिंदू मुस्लिम या प्रॉपर्टी जो है अल्पसंख्यक को बांटने का मुद्दा चालू कर दिया। तो दूसरे चरण में भी इनको बहुत बड़ी कोई सफलता नहीं मिली और वो एक मुद्दा नहीं बन पाया। तीसरे चरण में फिर इन्होंने मंगलसूत्र और आरक्षण तो ये कह लो कि बंटवारे वाली स्थितियां क्रिएट कर दी। तो तीसरे चौथे चरण में भी इनका मुद्दा नहीं चला और अब चौथा या 5वां चरण जो था उसमें इन्होंने राम मंदिर
धारा 370 के इनके फैसले जो है विपक्ष वाले पलट देंगे, या कांग्रेस जो है राम मंदिर का जो फैसला पलट देगी तो धारा 370 हटा देगी। इस तरह से करके इन्होंने एक रूमर फैलाने की कोशिश करी, मुद्दे बनाने की कोशिश करी, तो जनता इनके सारे मुद्दों को नकार रही है। तो जनता धीरे धीरे करके अवगत हो चुकी है और जनता ने मानस बना लिया है कि इलेक्शन में वोट किसको देना है और चोट किस पे करनी है। तो बहुमत इनको पिछली बार था 330 सीटों में जो बीजेपी को मिला था, अभी वो इनके हाथ से खिसकता हुआ दिख रहा है। और अभी तो इनकी सीटों की पोजीशन लगभग जो है ना, ये मान के चलिए कि 220 से या 250 के बीच में इनकी सीटें रह जाएगी और इनको 50-60 सीट का लॉस होगा, क्योंकि पिछली बार राजस्थान में 25 में 25 सीटें थी, हरियाणा में 10 में 10 सीटें थी, यूपी में इनकी 68 सीटें थी, तो अभी बिहार में इनकी 80 सीटें थी, वेस्ट बंगाल में इनकी 42 सीटें थी। तो अभी वो पोजीशन नहीं है और धीरे धीरे करके हर स्टेट में उनकी सीटें माइनस हो रही है। और मेरा पर्सनल आकलन और जो न्यूज पेपर न्यूज है या फिर ग्राउंड रिपोर्ट है जो लोगों से मिलती है, या फिर ये कह लो कि मीडिया के थ्रू कभी कभार कोई न्यूज मिलती है, तो उससे ये आभास होता है कि अभी सत्ताधारी पार्टी जो है हिली हुई है, घबराई हुई है और उनको भी ये मालूम नहीं कि हम कितने माइनस जा चुके हैं या कितने माइनस होंगे पिछली बार से। फिर भी ये वो लोग जो है ना अभी तक ढाढ़स बनाए हुए हैं, अभी तक लोगों को किस तरह का पुतलेबाजी कर रहे हैं कि हकीकत से दूर ले जाए। अब दिल्ली की सीटें इनके लिए एक चक्कर बन गई, दिल्ली जो है इनके लिए नाक का सवाल हो गई। जी कल्याण जी, मैं बेसिकली दिल्ली की बात कर रहा हूँ इस समय कि आप पार्टी इतना घबराई हुई है कि आप पार्टी ने सीधे एलजी के ऊपर ये दोष लगा दिया है कि एलजी साहब ने कई बूथ्स पे स्लो वोटिंग के लिए ऑर्डर्स दे दिए हैं। मतलब एक बच्चा भी समझता है कि सर स्लो वोटिंग क्यों करवाएंगे, क्योंकि ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अपना अधिकार है वोट देने का। और स्लो वोटिंग होने से क्या, स्लो वोटिंग होने से बीजेपी जीत जाएगी या बीजेपी को ज्यादा वोटिंग हो जाएगी? नहीं, ये एक डराव है, अंदर से डर है इनको, आप पार्टी को। और इवन उनकी जो स्पोक्स पर्सन है वो आके, आतिशी स्पोक्स पर्सन आके ये बोलती हैं, सीधे एलजी पे इल्जाम लगाती हैं। ये तो एक बेतुका इल्जाम है, आप इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। देखिए मेरा मानना ये है कि वहां पे प्रशासनिक अमला जो है सेंटर के हाथ में है, केंद्र के हाथ में है और केंद्र जैसा चाहे वैसा करवा सकता है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन जो है ना केंद्र के हाथ में है, एलजी के हाथ में है, बीजेपी के हाथ में है। तो केजरीवाल जी जो है कि इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हो सकता है कि वो एक ये भी कुछ चाल हो पार्टी पॉलिटिक्स वाली कि भाई स्लो वोटिंग करवा रहे हैं या तो और कुछ कर रहे हैं ताकि लोग बाग ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने के लिए जाएं और वोट दे और आप पार्टी को जिताएं या मतदान का परसेंटेज बढ़ाए। तो एक ये पार्ट ऑफ पोलिंग है, ये किसी का आरोप नहीं है, बाकी ये इस तरह का है कि चलो ठीक है, लोगों को उत्साहित करने के लिए या लोगों को अवेयरनेस करने के लिए या लोगों को ये बताया जाए कि पोलिंग कम हो रही है या पोलिंग ये कम करवा रहे हैं, लिहाजा आप लोग ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें और आप पार्टी को जिताएं। तो दोनों तरफ से एडवोकेट साहब, एक मिनट सर, एडवोकेट साहब क्या आप इससे सहमत हैं? एडवोकेट साहब, क्या स्लो वोटिंग जो होती है इससे आप सहमत हैं क्या? जो एलजी साहब के ऊपर इन लोगों ने आरोप लगाया है आम पार्टी ने, क्या ऐसा पॉसिबल है एडवोकेट साहब? जी, ये स्लो वोटिंग, फास्ट वोटिंग, ये देखिए सर, ये सस्टेनेबल आरोप नहीं होते चीजें, ये सस्टेनेबल आरोप नहीं। कारण कि सर जो इलेक्शन मशीनरी है, मैंने आपको पहले भी बताया था सर, हम इस चीज पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। डे 1 से जिस दिन से आचार संहिता लगी है, ये पोलिंग मशीनरी, पोलिंग का काम और प्रशासनिक मशीनरी सारी इलेक्शन कमीशन के अंडर में आ चुकी है। और इलेक्शन कमीशन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट बॉडी का मतलब संवैधानिक बॉडी है।
एक जी। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट काम करती है, उसके सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन से उसके अनुसार वो काम करती है और वही डिसाइड करती है। और इसमें ऐसा कोई सेट ऑफ रूल्स मेरे नॉलेज में तो नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है कि स्लो वोटिंग करवाई जाए, फास्ट वोटिंग करवाई जाए। वोटिंग वोटिंग ही है, अपने आप करेंगे, वो मतदाता अपने आप वोटिंग करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि केजरीवाल साहब जो है थोड़ा सा भविष्यवक्ता हैं कि भाई गर्मी पड़ रही है, गर्मी के कारण वैसे भी लोग कम आ रहे हैं। पूरे स्टेट में, पूरे इंडिया में सब अभी गर्मी का मौसम रहा है, इसके चक्कर में रहे थे, तो क्यों ना एक बार ये सिर्फ भी छोड़ दिया जाए कि साहब स्लो वोटिंग जो है। ये तो अच्छी बात है, उन्होंने पीएम मोदी जी का नाम नहीं लिया, बोले मैं मोदी जी को जानता हूँ, ये करवा रहे हैं स्लो वोटिंग, ये नहीं लिया, केवल एलजी तक सीमित रह गए। तो ये सस्टेनेबल आरोप नहीं है सर, ये सब चीजें कि स्लो वोटिंग फास्ट वोटिंग ऐसा नहीं है इन चीजों के लिए। अदरवाइज ऐसा होता तो सर ये बहुत कुछ हो गया होता। और स्लो वोटिंग फास्ट वोटिंग, और चूंकि दिल्ली एक ऐसा टेरिटरी है, दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है कि जहाँ बहुत ही ज्यादा लोग, एजुकेटेड लोग रहते हैं, हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, उनको पता है कि उनके वोट की वैल्यू क्या है, उनको जी जी ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। तो वो अपने हिसाब से वो अपने आप करते हैं, सब वोटिंग वगैरह टाइम से करते हैं, जैसा करना चाहें वो करते हैं, जानते हैं किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। तो ये चीजें नहीं है। अब सबसे ज्यादा जो निगाहें हैं, पूरे ऑल इंडिया की निगाहें दिल्ली की सीटों पे है। क्यों? क्योंकि दिल्ली की सीट आम आदमी पार्टी ने खास बना दी है। अपने कुछ ऐसे बयान देके, अपना कुछ इस तरह से प्रोपेगेंडा करके उन सारी सीटों को खास बना दिया है। तो अब देखना यह है कि बीजेपी की तरफ वो सीटें जाती हैं या आईएनडीए इंडिया की तरफ वो सीटें जाती हैं या एनडीए की तरफ। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, ओवरऑल जो अभी तक की जो वोटिंग हुई है वो लो परसेंटेज जा रहा है। लो परसेंटेज ही बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि अभी भी लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं वोटिंग देने के लिए। ये एक बहुत बड़ा खतरा है लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र में सबको आना चाहिए, बाहर वोटिंग करनी चाहिए, ऐसा नहीं देखा गया है। अब देखिए सबसे ज्यादा वोटिंग हो रही है जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में 370 धारा जो हटाई गई है, उसकी वजह से वहां पे अमन और चैन, बहुत सुख से लोग हैं और ये चाहते हैं कि वहां अमन और चैन और ज्यादा हो। इसके ऊपर आपका क्या विचार है कल्याण जी? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में काफी अच्छी वोटिंग परसेंटेज जा रहा है। कल्याण जी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जम्मू एंड जी कश्मीर में है या फिर वेस्ट बंगाल में है। जम्मू एंड कश्मीर के बाद में वेस्ट बंगाल भी ऐसा स्टेट है जहाँ पर अच्छी वोटिंग हो रही है, है और अच्छे परसेंटेज करेक्ट पड़े हैं। करेक्ट। और मैं वकील साहब की बात से भी सहमत हूँ, मिश्रा जी की भी, कि अभी गर्मी बहुत तेज है और गर्मी की वजह से स्लो वोटिंग हो रही है। जैसा कि अन्य स्टेट में भी देखने को मिला कि इस बार जो जी गर्मी के टाइम पे जो वोटिंग हुई है वो कम हुई जी है। जी और तो जी नो तपा चल रहा है, अभी तो नो तपा चल रहा है, जो कि एक पीक पॉइंट है गर्मी का, हाईएस्ट गर्मी का जी जी चल रहा है। अभी राजस्थान में आप देख रहे हो कि 49 टेम्परेचर है, जो बहुत ज्यादा जी है। तो एक ये भी रीजन हो सकता है स्लो वोटिंग का। और एलजी साहब के कहने से न कोई वोटिंग फास्ट हो सकती है न स्लो हो सकती है, क्योंकि जो मतदाता घर से निकलेगा ना ना ना, वो वोट एलजी देखते आएगा। एलजी साहब के ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया है आम आदमी पार्टी ने। आतिशी जी का देख ये कहना है कि एलजी साहब ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि सब जगह स्लो वोटिंग करो, जितने वोटर्स आ रहे हैं उनकी बार बार तलाशी लो और बार बार उनको हरेस करो, या मतलब आप उनको बार बार देखो उनके पास वोटिंग टाइप है कि नहीं, वोटर लिस्ट है कि नहीं। इस तरह से स्लो वोटिंग की ये इल्जाम लगा रही है श्रीमती नहीं, जो मैं इस आतिशी बात जी से है, सहमत नहीं हूँ। स्पोक्स पर्सन ऑफ मैं इस बात आम से आदमी सहमत पार्टी। नहीं हूँ कि कहने से इस तरह की स्थितियां क्रिएट की जाए। आज का मतदाता करेक्ट। बहुत जागरूक है, मतदाता जी बहुत जी जागरूक है। वो अगर उसको पता है तो वो विरोध करता है और वो बार बार कहता है, अपनी आईडी दिखाता है। अगर आईडी नहीं है तब भी वो बहस करता है कि नहीं मेरा वोटर लिस्ट पे नाम है, मुझे वोट देने का अधिकार है और मुझे वोट देने दिया जी जाए। जी और दूसरा ये जी है कि कहीं पे अगर मान लो लाइनें लगी है, बहुत ज्यादा लाइन लगी है और वहां पर यह है कि स्लो किया जा रहा है, तो एक चाल हो सकती है। बाकी इस तरह की स्थितियां कहीं पे दिख नहीं रही कि बहुत लंबी लाइनें लगी हो या बहुत ज्यादा इंतजार करेक्ट। करना पड़ रहा हो। तो ये तो एक जी जी नेचुरल है, बहुत ज्यादा हीट है। दूसरा ये है कि लोग बाग
राजनीतिक पार्टियों के वादों से कह लो या जुमलों से कह लो, उनसे वो संतुष्ट नहीं है। उनको एक जी जी ये लगता है कि पार्टियां वादे करके मुकर जाती है और हमारा वोट देना नहीं देना बेकार है। तो कुछ लोग बाग तो ये सोचकर नहीं जाते वोट देने कि वोट देने से कोई मतलब नहीं है। बाकी मैं ये कहूंगा कि वोट देने हर आदमी को जाना चाहिए, कि हर आदमी का मताधिकार है और एक कर्व है जिसको वोट देकर ही आप विरोध या उसके पक्ष में जो है दे सकते हैं। तो ये तो चीजें चलती रहेगी, क्योंकि गर्मी की वजह से मैं मानता हूँ कि बहुत ज्यादा गर्मी है, दिल्ली में भी गर्मी है, अन्य स्टेट में गर्मी है, जम्मू एंड कश्मीर में और वेस्ट बंगाल में कुछ इस तरह की स्थितियां नहीं है कि जम्मू कश्मीर में गर्मी नहीं है, तो वहां पर परसेंटेज ज्यादा हाई हो रही है या लोग जा रहे हैं। बाकी अन्य स्टेट में गर्मी एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से पिछली बार 2019 की वजह पहले से परसेंटेज लो हो रही है। और ये सारे जी। ही चरणों में, अभी इसी में नहीं, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे किसी भी चरण में अपने पीक तक या हाईएस्ट वोटिंग नहीं हुई है या पिछले उसको वोटिंग परसेंटेज को नहीं तोड़ा है। जी जी तो इस बार मतदाता बहुत निराश है। मतदाता निराश है क्योंकि उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है या उसको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि क्या करें, किसको वोट दें। तो एक होता है ना कि भाई ठीक है, नहीं मामा से काना मामा से ही वोट देने जाना है, अब डालना है डालिए और कुछ नहीं। पर लोगों के विश्वास खत्म हो गया है, न विपक्ष पर विश्वास रहा है, न सत्ताधारी पार्टियों पर विश्वास रहा है, क्योंकि वादे करना बहुत आसान है और वादे इतने बड़े बड़े वादे जो कर रहे हैं वो ऐसे वादे हैं कि वो पूरा नहीं कर सकते और पूरा करेंगे तो उनके पास में संसाधन नहीं है। इसलिए पब्लिक भी समझ रही है कि कोई आदमी अगर मान लो इस तरह का वादा करता है वो बाद में फुलफिल नहीं हो सकता, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति इतनी तगड़ी है कि वो वादे पूरे कर सके। इसलिए पब्लिक का रुझान या लोगों का रुझान भी जो है धीरे धीरे करके डाइवर्ट होता जा रहा है और वही लोग बाग जा रहे हैं वोटिंग करने जो भाई ठीक है समझते हैं कि भाई वोट डालना है, देना है। और ये परसेंटेज भी इस बार पिछली बार की बनिस्बत मेरे को लगता है कि कम से कम 5-7% माइनस रहेगा टाइम तक, क्योंकि पिछली बार 70 के परसेंटेज था। एडवोकेट साहब, ब्रजेश जी आपसे 30 सेकंड में आप ये बताएं कि इस समय जो इलेक्शन का हाल चल रहा है, यानी लोकसभा इलेक्शन का जो सिनेरियो चल रहा है, वो सिनेरियो में परसेंटेज को एक तरफ रखते हुए मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, क्या राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से द्वेष निकालने के लिए इस तरह का खेल खेल रही हैं कि जो वोटर है वो वोटर पिस रहा है? अगर आप वोटर को एक देखिए तो वोटर एक बहुत ही सीधा साधा इंसान है, उसको जो आप बोलेंगे मन से वो सुनता है, करता वो अपनी मन की है। लेकिन वोटर्स जो है बहुत आज के जमाने में बहुत स्मार्ट वोटर्स है। मैं आपसे ये केवल पूछना चाहता हूँ 30 सेकंड के अंदर आप ये बताएं, अभी तक की जो वोटिंग हुई है 1 to लेके 6 फेज तक, उसके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालें और अपना आकलन करें। आप किस तरह देखते हैं 1 से लेके 6 तक जो वोटिंग, 5 तक की वोटिंग ले लो, अभी तो 6 चल रही। मैं आपको एक बात बताऊं सर कि चुनाव की जो आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता में क्या है कि सर वो एक दायरे में अपने भाषण देना होता है, नया कोई वादा नहीं करना होता है। लेकिन फिर भी उसके उपरांत में एक बात बताता हूँ, आज मैं आपको पहली बार एक बात बताना चाहता हूँ, फर्स्ट टाइम बताना चाहता हूँ इस बात के लिए कि संविधान में जो बातें लिखी हुई हैं उन बातों को प्रचार करना, उनका वादा करना कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है। राम मंदिर हो, चाहे 370 हो, चाहे और भी धार्मिक बातें करनी हो, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ सर, आज ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। कारण कि इसका संविधान में उल्लेख है कि धार्मिक संस्थानों के लिए केंद्र सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार क्या करेगी, इसका उल्लेख है। और जो किया सरकार ने उसका वो गुणगान करेगी, जिसने नहीं किया उस पर बुराई या फिर उसको जो है उसकी कमी को बताया जाएगा। तो धार्मिक आधार पर बोलना आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ सर, क्योंकि ये संविधान में जो चीज लिखी हुई है उसको बताना, उसको लागू करना किसी भी राजनीतिक पार्टी का परम कर्तव्य है। अब जो 1 to 6 फेज की जो वोटिंग हुई है, उस वोटिंग के आधार पर हम इतना कह सकते हैं कि विपक्षी पार्टी अगर चुनाव के बाद में कोई लीडरशिप आ जाती है तो मैं कह नहीं सकता। अदरवाइज आपको एक बात बता दूं कि सर 1 to जो गठबंधन होता है
वो जो पहले से मजबूत गठबंधन जो हो जाता है वही गठबंधन चुनाव के बाद में चल पाता है, चुनाव के दौरान उसकी झलक देखने को मिलती है। ये बीच में आधे अधूरे गठबंधन करके रखना महाराष्ट्र में हमने देख लिया महाविकास आघाड़ी का, उत्तर प्रदेश में 2017 में देखा जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और मायावती जी का बना था, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बसपा और सपा का गठबंधन बना था, वो भी हमने देख लिया। तृणमूल कांग्रेस के साथ भी गठबंधन था, वो भी देख लिया। ये आधे अधूरे गठबंधन नहीं चलते हैं, ये केवल अपने साथ बचाने के लिए कुछ पीरियड के लिए साथ में आते हैं। अदरवाइज जो अच्छा गठबंधन था कांग्रेस का वो था यूपीए गठबंधन। अगर यूपीए वाली तर्ज पर कांग्रेस लीड लेके काम करती रहती तो ये चल सकता था। आज की डेट में अभी ये पॉसिबल नहीं है। जनता को ये विश्वास नहीं हो पा रहा है कि कांग्रेस इसमें यूपीए वाली जो वो थी, अब इंडिया इन्होंने बनाया, इसमें लीडर कौन है। जिन्होंने सबसे ज्यादा लीड ली थी माननीय अरविंद केजरीवाल जी, वो स्वयं अभी जो है अभी सोच रहे हैं कि मैं उनको बड़ी मुश्किल से मौका मिला अपना खुद का वोट डालने का, वो दूसरों को तो प्रेरित करेंगे क्या। तो कहने का मतलब ये है कि सर कि 1 to 6 फेज में जो चल रहा है, जो रुझान हुआ है और 7th फेज की जो वोटिंग रही है, अरे उसमें भी ये बताता हूँ सर आपको सर कि अब तक के रुझान में एडवोकेट साहब 1 मिनट के लिए मैं आपको रोक रहा हूं। यहां तक कि मिस्टर अन्ना हजारे जी ने मिस्टर केजरीवाल को करप्ट नेता बता दिया है, यानी पैसे का भूखा नेता बता दिया है। पैसे के लिए मिस्टर अरविंद केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं। सर इससे ज्यादा क्या होगा। एक देश का जो इंसान, जो आप अच्छी तरह जानते हैं अन्ना हजारे जी को, जो कि बहुत ही साफ इंसान है दिल के, उनके साथ इन्होंने काम किया, वहां से राजनीति सीखी और ये राजनीति को इस समय उस मोड़ पे ले आया है। इतनी गंदी राजनीति कभी भी इस मोड़ पे नहीं आई थी। चलिए बोलिए आगे। तो अब दूसरा सर जी 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 दूसरी बात एक बताता हूँ सर कि जब भी चुनाव लड़ा जा रहा है बार बार ये बात होती है वोटर स्मार्ट है, वोटर स्मार्ट है। अच्छी बिल्कुल सहमत हूँ सर इस बात से। तो वोटर इस बात को देखता है कि जो पार्टी चुनाव मैदान में आई है तो उसकी लीडरशिप क्या है, उसकी जो लीडरशिप है, उसका जो नेता है, टॉप लीडर है, तो उसके अंदर त्याग की, समर्पण की, मेहनत की, लगन की ये भावना है कि नहीं है। वो कितने दिन जनता के बीच में काम करता है, कितना जनता को सुनता है, कितने दिन तक वो अपना बिना नॉन स्टॉप काम कर सकता है और वो कहां तक कितनी ऊंचाई तक ले जा सकता है देश को, प्रदेश को, अपने क्षेत्र को, ये जनता देखती है सर। एटलीस्ट टॉप लीडरशिप को देखती है। तो टॉप लीडरशिप में एक भी पार्टी, जो पार्टियां हैं, सब अपने अपने अंतर मन में झांकने की आवश्यकता है। मैं किसी पार्टी का सिपाही बन जाऊं, मैं किसी पार्टी का सिपाही बन जाऊं, केवल ये पर्याप्त नहीं है, बल्कि ये है कि मुझे उस पार्टी की लीडरशिप, उसका इंटरनल जो लोकतंत्र है वो भी देखना मेरे लिए बहुत आवश्यक है। राज्य लेवल पर चुनाव होते हैं कि नहीं होते, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा जो चुनाव होता है चीजों का, वो उसमें चीजें पारदर्शिता पूर्वक, हमारी बातें इंटरनली सुनी जाती है कि नहीं सुनी जाती है, और ऊपर नेशनल लेवल पर एड्रेस होते हैं कि नहीं होते, हमारे इश्यू जनता के एड्रेस होते हैं कि नहीं होते, ये सारी चीजें देखना बहुत आवश्यक है। और तभी जनता सर वोट करती है, तभी जनता विश्वास करती है। जी मैं तो यही कहना चाहूंगा। तो अभी सब समझ में आ गया है पार्टियों को कि हमारी लीडरशिप कहाँ है। जी जी कल्याण जी 30 सेकंड में आप ये बताएं कि क्या ये इस समय जो बीजेपी का नारा था 400 पार, अभी परसों उन्होंने थोड़ा सा नारे को और चेंज किया है, 310, तो अमित शाह जी बोल रहे हैं कि हम 310 तक तो पहुंच चुके हैं, अभी 190 सीट में हमें 400 पार ले जाएगी या नहीं ले जाएगी, इसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालें। यानी 310 तो वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि 310 तो हम जीत चुके। कल्याण जी देखिए डिक्लेयर तो आदमी कुछ भी कर सकता है और डिक्लेयर करने को वो 500 भी कह सकते हैं। वो इलेक्शन से पहले 400 पार बता रहे थे, वो अब 310 में आ गए हैं। अभी रिजल्ट आना बाकी है, कुछ चरण बाकी है, एक आध चरण बाकी है। तो ये उनको भी मालूम है, हमको भी मालूम है कि वो बहुत घबराए हुए हैं। जब रिजल्ट आने से पहले ही वो 390 सीट माइनस मान रहे हैं अपने आप को, तो आप देख लीजिए कि रिजल्ट आने के बाद में क्या पोजीशन होगी। और मैं आपकी बात से ये भी कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि अन्ना हजारे जी ने केजरीवाल जी को करप्ट बता दिया, तो अन्ना हजारे जी बुजुर्ग आदमी है, आदरणीय आदमी है,
और उन्होंने बहुत बड़ा एक आंदोलन किया था, और उसी आंदोलन से किरण बेदी और ये केजरीवाल जी निकले हुए हैं। अन्ना हजारे जी उसके बाद में जाके सो गए, उसके बाद में बिल से निकल के कभी बाहर नहीं आए, जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट रही तब तक बाहर नहीं आए। जैसे ही केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया, मीडिया उनको घर से पकड़ के लाया और उनका स्टेटमेंट छाप दिया। अन्ना हजारे जी कभी सामने नहीं आए, तो एक मीडिया की चाल है या पार्टी पॉलिटिक्स वाले जो एक पॉलिसी है बीजेपी की, उसके साथ आदमी को कैसे बदनाम किया जा रहा है। कल्याण जी एक मिनट, आप मुझे ये बताइए कि मिस्टर केजरीवाल ने शराब घोटाला किया कि नहीं किया, हाँ या ना? देखिए मैं अन्ना नहीं हजारे का जो मानता। स्टेटमेंट था वो गलत था क्या? अन्ना हजारे ने जो देखिए स्टेटमेंट दिया है कि वो गलत है क्या? देखिए मैं तब तक नहीं कि मानता अन्ना जब हजारे तक ने तो सीधा ये बोला है कि केजरीवाल साहब को पैसे की भूख लग गई और पैसे के सत्ते में और अल्कोहल के सत्ते में ये डूब गया, और सत्ते में डूबने की वजह से इनका ये हाल हुआ है। इस समय केजरीवाल साहब को पैसा पैसा नजर आ रहा है, क्या ये गलत है क्या अन्ना हजारे का स्टेटमेंट? देखिए मैं हर आदमी को बोलने का अधिकार है और हर आदमी को अपने विचार रखने का अधिकार है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता है कि अन्ना हजारे गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। बाकी मैं ये मानता हूँ कि अन्ना हजारे जी कोर्ट के जज है नहीं, उन्होंने फैसला देखा नहीं, उन्होंने अभी पूरी फाइल देखी नहीं है। ये एलिगेशन लगे हैं, एलिगेशन आज की डेट में 543 जो नेता हैं कोर्ट में बैठे हैं, उनमें से 300 नेताओं पे एलिगेशन लगे हैं। किसी पे मर्डर का है, किसी पे बलात्कार का है, किसी मनी लॉन्ड्रिंग का है, किसी पे ड्रग्स का है, किसी पे बलात्कार का है। सर अन्ना हजारे साहब तो पहले भी फाइल पूरी नहीं देखते थे, जब ये साथ में थे तब भी नहीं देखते थे। वो तो बेचारे 6th क्लास पास हैं, 1958 में वो आर्मी में भर्ती हुए, वो 6th क्लास पास है वो और इंग्लिश में उनके पास में रिप्लाई आती थी, इंग्लिश में फाइल आती थी। तो ये जो उनके असिस्टेंट है केजरीवाल साहब जैसे जो विद्वान व्यक्ति वही देखते थे, फाइल तो वो तब भी नहीं देखते थे। लेकिन तब बातें कैसी उनकी सत्य हो जाती थी कि हाँ साहब सत्य बोल रहे हैं। भाई मुंबई में भी उनकी जो सरकार गिरी थी, उनके कहने से 400 अफसर सस्पेंड हुए थे, तभी वो पूरी फाइल पढ़ने में बेचारे सक्षम नहीं थे। 6th क्लास पास आदमी कैसे वो पूरी फाइल पढ़ लेगा, कैसे समझ जाएगा चीजों को, जो वो उनकी जो वो टेक्निकलिटी है फाइल की, वो तब भी नहीं समझते थे, ना वो देखते थे पूरी फाइलें, लेकिन वो भरोसा करते थे। आज भी उन्होंने भरोसा ही किया है। जो उनके विश्वस्त जो हैं उनके साथ में जो उनके सहयोगी हैं, जैसा उन्होंने बता दिया उस पर विश्वास ही तो किया। पहले भी तो विश्वास ही करते थे, पहले भी वो विश्वास ही करते थे। जो यूपीए की सरकार का जो भी फाइल आती थी, जो रिप्लाई आता था, उस रिप्लाई को पढ़ के सुनाते थे, उनको इंटरप्रेट करते थे, उसी के आधार पर विश्वास करते थे। आज ये कह देना कि उन्होंने फाइल नहीं पढ़ी है, मानता हूं इस बात को, फाइल उन्होंने कभी नहीं पढ़ी। उनको जो बताया जाता था उसके अनुसार वो डिसीजन लेते थे, और आज भी वही डिसीजन ले रहे हैं उसी तरीके से। जी कल्याण जी बोले। मैं ये कहना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि किसी पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया जाता है, कई बार किसी पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया जाता है, वहाँ के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया जाता है, इवन ये कि गार्ड को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उस थाने में क्राइम हुआ है, क्योंकि क्राइम का पता तो तब लगता है जब उसका जस्टिस होता है, जब उसकी एनालिसिस होती है। अन्ना हजारे जी तो देखिए, अन्ना हजारे जी लोकपाल के बारे में उन्होंने आंदोलन किया, आज के बाद में उन्होंने कभी 10 साल में लोकपाल के बारे में नहीं बोला कि आपने लोकपाल का वादा किया था, आप लोकपाल को लेकर आए थे। क्योंकि मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि अन्ना हजारे जी का आंदोलन यही बीजेपी वालों ने फंड देकर आंदोलन को क्रिएट किया था। आप इसके बैक हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आंदोलन को किसने उकसाया था और किसने किया था और किसने इसको सपोर्ट किया था। इसलिए अन्ना हजारे जी 10 साल से सो रहे थे। आज केजरीवाल जी ठीक है, दोषी है निर्दोष है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी, आप और हम जानते नहीं है। बाकी आज भी दिल्ली की जनता, चलो आप कहीं भी पूछो केजरीवाल जी, मैं मानता हूं कि इन्होंने आप पार्टी के मिस्टर केजरीवाल साहब ने कोई गड़बड़ नहीं किया है, लेकिन अभी ताजा केस जो हुआ है स्वाति मालीवाल का, उसको भी आप डिनाई करोगे क्या कि स्वाति मालीवाल का जो केस हुआ है, आप पार्टी के घर में बुला के उनको जो मारा गया है और प्रार्थना दी गई है, और केजरीवाल साहब घर के अंदर थे और बोलते हैं कि हम वहां थे ही नहीं, क्या इसको भी आप
मैनिपुलेटेड बोलोगे क्या? देखिए कल्याण जी बोले। सब कुछ संभव है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या मालीवाल जी को केजरीवाल जी ने बुलाया था, ऐसा कहीं पे रिकॉर्ड हुआ है? और मालीवाल एक जी बात को कहीं बताएं पे सर, पालीवाल जो हैं, स्वाति मालीवाल जो हैं, ये एक सिटिंग एमएलए हैं। ये उनके घर पे बगैर बुलाए नहीं गई थी, इनको बुलाया गया था। ऐसा क्योंकि कहीं पे कुछ नहीं है। मिस्टर केजरीवाल साहब के आवास में वही इंसान एंटर कर सकता है जिसको बुलाया जाता है। गेट खुलता ही नहीं है, क्योंकि ये कई टीवी चैनल्स ने भी बताया है कि जब तक कि अंदर से आवाज नहीं आने दो, किसी भी इंसान को आने नहीं दिया जाता। इवन चिड़िया भी नहीं जा सकती उनके घर के अंदर। अब इसको क्या बोलेंगे देखिए आप? ये भी मैनिपुलेटेड है। देखिए आप हो सकता है अपनी जगह सही हो, बाकी मेरा सोचना ये है कि केजरीवाल जी के आवाज से, ये केजरीवाल जी की पार्टी की मेंबर है और एक पदाधिकारी है और एक पोस्ट पे है, तो ये जा सकती है। बाकी आप जी जैसा कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने इनको बुलाया और फिर बाद में पिटवाया, तो बुलाने के कहीं पे कोई कॉल है या और कुछ है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। दूसरा जी ये जी है कि जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें विभव कुमार जी भी इनसे पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैडम आप बाहर चलिए, बाहर बैठिए। बाद में गार्ड जो है इनको पकड़ के ला रही है, ले जा रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि स्वाति मालीवाल के साथ में जाति नहीं हुई होगी बेशक, बाकी उसका तो एनालिसिस होगा, विवरण आएगा, तब पता लगेगा कि केजरीवाल जी गलत है या स्वाति मालीवाल जी गलत है। क्योंकि जब केजरीवाल जी छूट के आए हैं और इलेक्शन चल रहा है, तो वो किस बेस पे उनसे मिलने आई थी? क्या उनसे पार्टी पॉलिटिक्स के लिए सलाह करने आई थी या उनसे हालचाल पूछने आई थी? अभी तक उनका कहीं पे कोई स्टेटमेंट नहीं है। मैं स्वाति जी ने बताया कि मेरे को केजरीवाल जी ने बुलाया था या मैं केजरीवाल को मिलने गई थी। एक करेक्ट। ऑफिस में जाना और इस तरह की नॉन सेंस क्रिएट करना, क्योंकि स्वाति मालीवाल पढ़ी लिखी है, आगे अधिकारी भी वो नहीं है, अनपढ़ नहीं है, खोट नहीं है। इसलिए मेरे को लगता है इससे ये एक प्लान किया हुआ सारा सिस्टम है। जब दोनों पढ़े लिखे लोग बाग हो तो इस तरह की स्थितियां नहीं हो सकती। जब तक उनमें बहस नहीं हो, जब तक उनमें किसी चीज को लेकर डिस्कशन नहीं हो या डिस्प्यूट नहीं हो, तो डिस्प्यूट कहीं पे आया नहीं। उन्होंने सिर्फ ये है कि दिखाया है कि सब मेरे साथ मारा पीटी करी, मेरे को पेट पे लात मारी, मेरे को 3-4 चांटे मारे। तो ये चीजें संभव लगती है कि आपको? चलो ये क्योंकि दोनों सर इसको रहने दें आप। चलो कोई बात नहीं, जी। इसका आप स्वाति मालीवाल के साथ में फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। इस समय जी। क्लोजिंग कमेंट्स आप बताएं कि क्लोजिंग कमेंट में बताएं कि क्या बीजेपी 400 पार जाएगी या 400 के अंदर ही सिमट जाएगी? अगर 400 के अंदर सिमट जाएगी तो क्या इसमें किसकी सरकार बनने की उम्मीद हो सकती है? क्योंकि एक चरण का चुनाव और रह गया है, जो कि 1 तारीख को पंजाब का होना है। उसको अभी आप पाठ करके अभी तक का जो सिनेरियो है उसके बारे में आप बताएं कल्याण जी। देखिए 400 अभी तक पार का नहीं सिनेरियो जाएगी, बताएं अभी तक के माध्यम से कह रहा हूँ 400 पार नहीं जाएगी और करेक्ट। बीजेपी की सीटें 220 से 250 के बीच में रहेगी। हाँ बेशक ये है कि पैसे के जोर पे या फिर ये कि रखोड़ी कार्रवाई के जोर पे या एक दमनात्मक कार्रवाई के जोर पे ये एमएलए एमपी खरीद के गवर्नमेंट बना सकती है और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बाकी पूर्ण बहुमत बीजेपी को इस बार नहीं है और ये 250 के अंदर अंदर सिमट जाएगी, मेरा ये मानना है। ठीक, चलो ठीक है। एडवोकेट जय ब्रजेश जी आप बताएं, क्या इस समय बीजेपी जो है, जो उनका नारा था 400 पार हम जाएंगे और 400 के आगे हम लेके आएंगे सीटें, जैसे मिस्टर कल्याण जी ने बोला है कि 250 के अंदर सिमट जाएगी, लेकिन अमित शाह जी बोलते हैं कि 310 तो हम पार हो गए हैं और केवल 90 सीटें दूर हैं 400 में। तो क्या ऐसा संभव है कि दो चरण का, जो एक समय का चरण का चुनाव हो रहा है दिल्ली वाला और एक चरण जो बाकी है जो दिल्ली वाला, वो अपना पंजाब वाला, क्या इनको मिला के 400 पार हो जाएंगे और इनकी कंप्लीट सत्ता आएगी, या इनको भी अलायंस करना पड़ेगा? क्योंकि INDA का जो अलायंस है वो तो अपना कुछ खबर कर ही रही है, लेकिन NDA का जो है उनका क्या हाल होगा, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें आप। क्लोजिंग कमेंट में बता दूं सर कि बीजेपी की सर
मुझे नहीं पता सर सीटें कितनी आएंगी, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्डिंग बताता हूँ सर, जब भी कोई बिल आएगा बीजेपी इसका सरकार का 400 पार ही रहेगा। ओके 400 पार ही रहेगा। कारण इसका दो एग्जांपल बताता हूँ तो एग्जांपल, लाइव एग्जांपल, कांग्रेस, हाँ, बताएं, सपा, बताएं। बसपा, आम आदमी पार्टी सारे बीजेपी को सहयोग करेंगे। आई एम 100% श्योर। इसका एग्जांपल बताता हूँ सर, 370 का जब एब्रोगेशन होना था तब उस टाइम पर 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी। 2/3 बहुमत तो था ही नहीं भी एनडीए के पास में, फिर कहां से आ गया सर? किसने वोट किया? 2/3 बहुमत किसने वोट किया? इसका मतलब 400 पार हुआ है। जी दूसरा, महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में तो वो था ही नहीं उनके पास में बहुमत, बीजेपी के पास, कैसे पास हो गया? हुआ ना सर, हो गया चीजें। 2 एग्जांपल दिए सर। जीएसटी भी राज्यसभा से कैसे पास हो गया? चलो उसको फाइनेंस बिल मान लीजिए, वो पास हो गया। जी, जी। लेकिन बाकी जितने भी बिल पास हुए कैसे हो गया सर? बिना विपक्षियों के। ये सारे लोग सहयोग करेंगे। जब भी जी, जी, राष्ट्रीय हित का मुद्दा आएगा, कल्याण जी से पूछ लीजिए, 100% सहयोग करेंगे। तो ये 400 पार तो रहने ही रहने हैं सर, ये तो केवल चुनाव के लिए है। जब भी रहेगा, कंपल्सरी एजुकेशन का एक मुद्दा है, वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा है, ऑलरेडी ड्राफ्ट बन के तैयार हो चुका है, सारी पार्टियों ने दे दिया। करीब 1500 पेज का मेमोरेंडम है जो माननीय रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में है, जो पूर्व राष्ट्रपति हमारे, उन्होंने बना के जी। ड्राफ्ट तैयार करके रख दिया है। और हो सकता है प्लान ये है कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा, पहला ही जो सेशन होगा, तो ज्वाइंट सेशन को जब वो संबोधित करते हैं उसी टाइम पे हो सकता है उसको रख दिया जाए, टेबल कर दिया जाए, और उसी टाइम पे सब वन नेशन वन इलेक्शन पारित कर दिया जाए, जिसमें कि 400 पार की आवश्यकता होती है, क्योंकि जी, जी। बहुमत चाहिए, उसमें संवैधानिक संशोधन करने पड़ते हैं, तो सारे होने ही होने हैं सर। जी, जी। तो 400 पार तो आएगी आएगी सर। मुझे नहीं पता सर जी, जी। सिटिंग पार्टी के एमपी कितने होंगे, लेकिन 400 पार रहेगा संसद में। जी, जी। चलो, थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद मेट्रो टुडे लाइव में जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। जय जय हिंद। हिंद सर।